आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर है सर। मैं आप सभी को नववर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे उसे और देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमको देखने हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, फिर देखेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर यूनियन स्टेट, और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए इसको, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि इट मेक्स मी फर्दर मोटिवेटेड to make more and more videos for you guys. So guys, please इतना तो कीजिए ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सैलिएंट फीचर्स, उसके नेचर, प्रेम्बल। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं, ये सब बताने से पहले ये जितने नीचे पार्ट्स लिखे हुए हैं 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में बटा है, इसका ओरिजिन कब ये इनेक्ट हुआ था, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और आपका फंडा क्लियर हो जाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप वर्ड ध्यान में देना, बाद में भी काम आएगी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। गाइस, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लिया गया था। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1946-1945 की बात रही होगी। ठीक है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, देश आज़ाद होने वाला था, तो हमें देश आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था देश को रन करने के लिए, जैसे सारी कंट्रीज़ में होता था, इंग्लैंड वगैरह पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का ऑब्जेक्टिव लिया गया। ठीक है, उसके बाद 1949, 1950, ठीक है, ये दो डेट आपको याद रखनी है। इसमें भी आपको देखना है 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर है, और ये 26 जनवरी। ठीक है, नवंबर और ये जनवरी। ठीक है, तो 26 नवंबर को जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ठीक है, किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करने में उसकी ड्राफ्टिंग जो कमेटी होती है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करने में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए, जैसे आईपीसी को ड्राफ्ट करने के लिए लॉर्ड मैकेलवे ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद फर्दर लॉर्ड पिकॉक ने उसको फर्दर चेक एग्जामिन किया था। ठीक है, 1837 में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो है ड्राफ्ट हो चुकी थी। फर्दर एक रफ उसका स्केच ड्रॉ कर दिया था लॉर्ड मैकेलवे ने। तो उसके बाद फिर 1960 तक उसमें एग्जामिन होते रहे। ठीक है, सो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है, 1945 या 46 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया, बनाया, ड्राफ्ट किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में आके इसका जो ड्राफ्टिंग का काम है ख़त्म हो गया, और इसको फाइनली 26 नवंबर 1949 को एक फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। और ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, इस दिन से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ एंटायर कंट्री। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक बेसिक मैंने वीडियो बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको और डिटेल में मिल जाएगा। तो गाइज़ वो भी काफ़ी मेहनत करके बनाई, तो गाइज़ जाके देख लीजिए, मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज़ प्लीज़ गो एंड वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो ताकि आपकी नॉलेज के लिए आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाए और आपका फंडा क्लियर हो जाए। सो गाइज़ चलते हैं अपने, ये मैंने आपको दो चीज़ बता दिया था, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है,
सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सैलिएंट फीचर्स, उसके बाद नेचर क्या कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपको यहाँ से पार्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं, ये है जो 3 4, ये कुछ नहीं है ये गाइस, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस दिन जब ये बन के तैयार हुआ था 26 जैन 1950, और इनेक्ट भी हो गया था पूरी कंट्री में। तो इस दिन हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फर्दर ईज पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने पार्ट्स, ठीक है, आर्टिकल्स, पार्ट्स और आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। तो उस समय जब ये बन के तैयार हुआ था तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे, ठीक है, और 395 आर्टिकल्स बन के तैयार हो गए थे उस समय। इन्हीं 22 पार्ट्स में से जो है 395 आर्टिकल्स डिवाइड हो गए थे, और साथ में हमको शेड्यूल्स भी देखने के लिए मिले थे, ठीक है। और कितने शेड्यूल्स थे हमारे पास, 8 शेड्यूल्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिवाइड हुआ था, ठीक है। समय के साथ साथ विद द पेस ऑफ टाइम गाइस, ठीक है, ये बढ़ता गया, और अभी प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है। आज 1 Jan 2022, ठीक है। तो इसमें जो है 25 पार्ट्स है, ठीक है। होता रहता है अमेंडमेंट, तो गाइस वो वीडियो पक्का देखिएगा, आपको आपका थोड़ा सा मतलब पूरा जो है फंडा क्लियर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। सो आर्टिकल्स जो है अभी प्रेजेंट में 470 हैं, अब देख सकते हैं गाइस कहाँ 395 और कहाँ 470, और शेड्यूल्स भी जो है 12 है। तो गाइस समय का पहिया घूमता रहता है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है, और वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉ है, सुप्रीम लॉ है, ठीक है। तो लॉ किस चीज़ के लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है, और सोसाइटी हम लोगों से बनती है, तो इसलिए प्रेम्बल में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है, ठीक है। काफ़ी डिटेल हिस्ट्री है इसकी, तो उसमें नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे चलेंगे मेन। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि ये सब आपको देखना है, ठीक है, कि ये इसका एक वो था ब्रीफ हिस्ट्री टाइप की, ठीक है, और ये इसका प्रेजेंट है, ठीक है। 25 पार्ट्स समझ गए हैं आप ना, तो आपको 470 आर्टिकल्स और ये शेड्यूल्स, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो निकल के आएगा कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहला जो हमारा फीचर हो जाएगा लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैंने ये बताया था ना, हम ऐसे करके पढ़ेंगे, सैलिएंट फीचर, नेचर, प्रेम्बल, तो ये सब हम देखेंगे, आर्टिकल वाइज देखेंगे। तो गाइस ये जो मैंने चीज बताई ना, क्या बताया था, हाँ ये क्या बोलते हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला, ठीक है। तो ये इसी से लेके आता है, ये 22 पार्ट्स, ये जो पास्ट में था और प्रेजेंट में जो है, ठीक है। उस समय हमने इसको इसलिए लैंडियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि गाइस दुनिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, इतने ज़्यादा प्रोविजंस नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फर्दर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, और एक दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से और कंपेयर कर लेंगे तो उसमें भी जो है हमें इससे कम ही प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे। तो कहाँ 7 आर्टिकल्स, कहाँ 395 आर्टिकल गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला फीचर मैंने आपको यहीं पे बता दिया, अभी तो शुरू भी नहीं किया, ठीक है। तो गाइज पार्ट्स की बात चल रही थी, मैं आपको पीछे पार्ट्स बता रहा था, ये जो मैंने साइड में शो किया है 3 4, ये सब पार्ट्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 22 पार्ट्स थे, और अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ अमेंड हो गए हैं, कुछ रिपील हो गए हैं, हटी गए हैं, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे रिपील हो गए हैं। तो गैस वो वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जो मैंने बनाई है, वो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप उसे जाके जरूर देखिए, अभी के अभी जाके देखिए, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
सो 22 पार्ट्स में जब ये इनिशियली डिवाइडेड था, ठीक है, सो इसमें जो पहला पार्ट था वो है, अभी भी है, यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन एंड टेरिटरीज की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है कि वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, तो उसका भी मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। सो उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा डील करता है, वो डील करता है सिटीजनशिप से, ठीक है। देखिए, जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग इंडिया आए थे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी मायने रखता है। एक इस पे मूवी भी बनी है, ठीक है, गदर, सनी देओल की और अमीषा पटेल की। तो अगर आप लोगों ने देखी हो, मैंने तो अपने टाइम पे देखी थी, ठीक है, तो मुझे अच्छे से उसके सारे सीन से याद है, ठीक है। उसमें काफ़ी दंगा हुआ था, काट वगैरह, मारपीट, ठीक है, मुस्लिम्स हिंदूज के बीच में। तो ये सिटीजनशिप को लेके जो है सेकंड पार्ट डील करता है। और मैं आपको फर्दर आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरीज, इसमें हमारे आर्टिकल आते हैं, कहाँ पे बताऊं, इसमें हमारे आर्टिकल आते हैं 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 4 तक इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको फर्दर बता दूं, 2A करके भी एक आर्टिकल हुआ करता था, ठीक है, जो कि रिपील हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में चलेंगे, सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में जो है हमारे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है डील करेंगे सिटीजनशिप में, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे किसकी, फिर हम चलेंगे सीधा फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है, पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया सिटीजनशिप आती है, पार्ट 1 में, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 आ जाएगा। पार्ट 3 में गाइस फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक प्रोविजंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। और साथ में जैसे कि स्टेट में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्या, आर्टिकल 13 डील करता है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट यूनियन के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, वो जितने भी अगर लॉज वगैरह बनाती है, अगर वो सारे लॉज, ठीक है, वायलेट करेंगे इन फंडामेंटल राइट्स का, अगर इन फंडामेंटल राइट्स, इन मौलिक अधिकारों का हनन होगा, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, वो इससे वंचित होता है, तो आर्टिकल 13 में ये प्रोविज़न दिया है कि ऐसे सारे लॉस जो हैं फिल्टर कर दिए जाएंगे, इनको इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो सारे लॉज रहेंगे ही नहीं। ऐसा ही मैं एग्जांपल आपको बता दूं, ठीक है, 2015 में, ठीक है, जुडिशरी को लेके जो है एक काफ़ी तगड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि एनजैक करके एक कमीशन था, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आर्टिकल 124 में, जहाँ पे हमें यूनियन जुडिशरी की बात चलेगी। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया था जिसमें ये था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो भी मेंबर्स रहेंगे, उसमें यूनियन यानी कि पार्लियामेंट का ज़्यादा दबदबा रहेगा, उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं एक अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को लेके जजेस में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि ये जो 2015-2014 का जो भी ये एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने निकाला था कि जजेस को जो है लेजिस्लेचर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था,
2015 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न से मिल नहीं रहा था, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोविज़न्स आते रहते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते हैं, उनको जो है वायलेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 में जितने भी लॉज बनेंगे इन डेरोगेशन विथ which violates the constitution of India, which violates the fundamental rights of India, fundamental rights of citizens, ठीक है। तो उन सबको जो है इंटेरोगेट कर दिया जाएगा, उन सबको जो है नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। नल एंड वाइट से गाइस याद आया मुझे एक टर्म आप लोगों के लिए, एब इनिशियो, ठीक है, ये लीगल टर्म है, और एक है वाइड, ठीक है। इन दोनों को अधिकतर साथ में ही यूज़ करते हैं। ये वाइड एब इनिशियो, यानी कि वाइड मतलब जो कि है ही नहीं, और एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। और वाइड मतलब जो कि है ही नहीं, यानी कि नल एंड वाइड, ठीक है। नल एंड वाइड बोलते हैं ना, तो वैसे ही कुछ भी नहीं, मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि नल एंड वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। शुरुआत से ही जो है इसमें कुछ था ही नहीं, तो इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख सकें। तो ये वाला जो टर्म है ये यूज़ होता है लीगल टर्म, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद गाइस क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 वो था। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, आर्टिकल 32 तक गाइस ये जो है फंडामेंटल राइट्स, मेन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इस फंडामेंटल राइट्स में गाइस जैसे कि हमारा आ जाता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चलिए मेंशन कर देता हूँ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वलिटी सबसे पहले फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। ये भी जो आर्टिकल 14, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी डील करता है आर्टिकल 14। हमारे जो पार्ट चल रहा है पार्ट 3, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान पर रखेंगे सभी लोग, ठीक है। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, FR, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम फर्दर ऐसे करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट हो जाएगा हमारा राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। गाइस एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट फर्दर मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज, ठीक है। सो चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे आर्टिकल्स आ जाएंगे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसमें कोई भी अगर आपको डिटेन करता है, बंद करता है, बंदी प्रतिक्षण, ये सब कॉन्सेप्ट आएगा धीरे धीरे, वीडियो में बने रहिए, इसके पार्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं प्रेम्बल से स्टार्ट करूँगा, फिर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब हमें देखना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमारे आर्टिकल्स आ जाएंगे 23 और 24, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद हमारा चौथा फंडामेंटल राइट होएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इस देश में हमें विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स देखने के लिए मिलेंगे और सभी को अपने अपने रिलीजन चॉइस करने का पूरा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी रिलीजन चुन सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो इसमें हमें फर्दर जो है 25, 26, 27, 28, 25 से लेके 28 तक हमें इसमें आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आ जाएगा कल्चरल एंड
एजुकेशनल राइट, ठीक है, एजुकेशनल राइट। ओके गाइस, तो इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, 29,30, एक और आर्टिकल था गाइस 31, वो भी आता था, ठीक है, तो वो था, वो रिपील हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद गए, फिर अमेंड के बाद में हमें 31A, 31B, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। 31C, ठीक है, 31D, क्योंकि लॉ, पार्लियामेंट जो है लॉ तो बनाती है, फिर उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो जो भी सारे ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते होंगे या कि उसकी वायलेशन करते होंगे कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को हम नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो 31D था, तो ऐसे भी जितने भी सारे रिपील होंगे उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होएगी ना, तो इसको भी हमने रिपील कर दिया, ठीक है, रिपील्ड। आर्टिकल 31 को भी हमने रिपील कर दिया था, 31 पूरा एक आर्टिकल था, उसको रिपील कर दिया। उसके बाद में ये जो है जुड़े, उसमें से 31D जो है वो भी रिपील कर दिया, ठीक है। सो कैसे मैं आपको बताता रहूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ अभी थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। सो हम सीधा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहे थे, उसमें 29, 30 देख लेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बाद हम देखेंगे, बेसिकली हो ही गया है, एक लास्ट बचा है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है, यही लास्ट वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए इसमें भी मैं फर्दर थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ उसको, थोड़ा सा, ठीक है, मतलब क्या क्या इसमें आएगा। इसमें गाइस रिट्स आती हैं और हमें जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, तो वो सब इस चीज़ में कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह रिट्स आती हैं, और उन 4-5 रिट्स हैं, जैसे कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, अभी मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, तो उसके बाद रिट ऑफ कोवेरेंटो, कोवेरेंटो को सब बोलते हैं बंदी प्रोटेक्शन, किसी के इलीगल अगर किसी का डिटेंशन हुआ है, और उन जो प्रोविजंस है कि 24 घंटे के अंदर, अगर 151 CRPC की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर कोई भी प्रिजनर को अगर हमने किसी को कैदी किया है लीगली, ठीक है, बाय पुलिस अथॉरिटी, तो उसको 24 घंटे के अंदर हमें किसी भी मजिस्ट्रेट को सामने शो करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो कोवेरेंटो के बाद हम देखेंगे रिट ऑफ सर्ट्यूरारी, फिर एक और है प्रोहिबिशन, फिर एक रिट और है, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हो गया, हाँ गाइस ज़्यादा है मैंडेमस, ठीक है। तो ये 5 रेट्स हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली ये जितनी भी 5 रेट्स हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भी इसी में हम कवर करेंगे। तो ये जितनी भी रेट्स हैं गाइस, ये होती हैं अगर हमें जितने भी हमने ऊपर राइट्स देखे, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 या 30 हम बोल लें, 30 तक ही बोलेंगे, ठीक है। अगर इन चीज़ों का वायलेशन हो रहा है कहीं पे, तो कोर्ट्स जुडिशरी के पास जो है सीधा डायरेक्ट अधिकार है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को फोर्स करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से, कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, नाम से ही आपको दिख रहा है ना, रेमेडीज, ठीक है। तो ये है। सो बेसिकली अगर मैं आपको मोर एलोबरेटली बताऊंगा तो आर्टिकल 32 हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पावर देता है। अगर किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा तो आर्टिकल 32 के तहत तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में सबसे जो अप्रोप्रिएट, सबसे अपर पे जो अपर लेवल पे जुडिक्शन होता है वो होता है हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट,
ठीक है। तो 226 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके तहत जो है हम सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस तो यही बोलता है कि पहले निचली अदालतों में जाएंगे, उसके बाद फिर हम, अगर यहाँ पे बात नहीं बनेगी तो हम फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। हायरार्की होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सो ऐसे है। तो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सीधा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारी यहाँ पे बात ना बने, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद ही गाइस यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारा आता है, ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी कोई भी गवर्नमेंट बनेगी तो कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएगी स्टेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा। और ये चीज़ मैं आपकी इसके बारे में बताता हूँ कि ये जितने भी हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। ये उन पे डिपेंड करेगा, वॉलेंट्री होएगा कि वो बनाए या ना बनाए, ठीक है। इसको हम कोर्ट पे जाके शो शू नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 हो गया। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वैसे ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी। देखिए आर्टिकल 51A में ये डील करती है, जैसे कि सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी मुझे याद आ रहा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें जितने भी दिए गए प्रोविजंस हैं उसको हमें अबाइड करना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनते हैं। और भी जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स है, कल्चर्स है, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है, रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद गाइज ये देख रहे हैं ना, अब ये सीरीज चल रही है 3, 4 में आता पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर पार्ट 5 हमारा बात करता है यूनियन की, यानी कि संघ, ठीक है। आर्टिकल 1 में ही डिफाइन किया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 जो यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात करता है, तो उसमें ही सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यूनियन को हम संघ बोलते हैं, तो संघ में भी जो है हमारा ये गवर्नमेंट है ना हमारी, यूनियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी। तो जिसमें जो है हमारे इंडियन प्रोविजन में ऐसा है, और बेसिकली बहुत सारी सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही होता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है अदर 2 ऑर्गन्स, ठीक है। ये 3 ऑर्गन्स हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसको नहीं पता उसके लिए। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब वो चाहे यूनियन पे हो चाहे स्टेट पे हो। और 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, इसका काम है कानून बनाना। इसका काम है टू इनेक्ट द लॉज, जो भी कानून बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको इनेक्ट करवाना, ठीक है। और उसके बाद फिर जुडिशरी का काम है ये जो भी लॉज बनाए हैं और जो भी इनेक्ट हो रहा है इनको चेक करना। तो रूल ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस वाली थ्योरी यहाँ पे लगती है। और इस चीज़ से जो है हमारी जुडिशरी को सेपरेट किया गया है, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेचर की कोई भी दबदबा नहीं रहेगा, डोमिनियन नहीं रहेगी इस पे, जुडिशरी पे। एग्जीक्यूटिव डोमिनियन नहीं रहेगी जुडिशरी पे, ठीक है। तो जुडिशरी को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कि ये दोनों को चेक कर सकती है और इनको आदेश भी दे सकती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो आते चलते चलते हम देखते रहेंगे, ठीक है, फर्दर वीडियोस में। तो अभी हम बात कर रहे थे ये आ गया, हाँ, यूनियन में एग्जीक्यूटिव में जो है, एग्जीक्यूटिव को अगर मैं हिंदी में बोलूँ इससे बोलते हैं कार्यपालिका। और ये है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है यूनियन की, यूनियन के कंटेक्स में। और हमें स्टेट में भी देखेगा तो स्टेट में हम इसे स्टेट लेजिस्लेचर बोल देंगे। पार्लियामेंट बेसिकली पार्लियामेंट ही होती है जो यहाँ पे लॉज बनाती है, लेकिन हम पार्लियामेंट ना बोल के इसे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, ठीक है। सो हाँ, और वैसे ही जुडिशरी जो है यहाँ स्टेट्स में भी होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी होती है।
इंडिपेंडेंट ही होती है, मैंने आपको रोल बता दिया जुडिशरी का, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका बोलते हैं जिसे, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में डील करती है, और ये पार्ट 5 में फॉलो करती है, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन, और यूनियन में फर्दर हम एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री जुडिशरी देखेंगे। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, फिर पार्लियामेंट यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज संसद बोलते हैं जिसे, तो आर्टिकल 79 और आर्टिकल 122, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जुडिशरी आ गई, तो जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है। आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक प्रोविजंस हैं इस पे, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए 52, 78, 79, 122, 123, तो गाइस 123 में जो है राष्ट्रपति होता है ना, जो इंडियन प्रेसिडेंट, तो उसके पास भी कुछ लॉ मेकिंग प्रोविजंस आ जाते हैं, उसको भी एक पावर मिल जाती है, तो वो आर्टिकल 123 डील करता है, शायद क्या है ही, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ है, आर्टिकल 148 डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, कंट्रोलर यहाँ पे लिखता हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये हमारा 148 में आ जाएगा, ठीक है। और 149 भी इससे ही प्रोविजन डील करता है, इसकी ड्यूटीज और पावर्स बताता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 150 जो है, वो फॉर्म्स आ जाते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के। फिर उसके बाद 151 में है ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, इसमें फॉर्म्स आ गए, ठीक है। और ये पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर आर्टिकल 152 जो है डेफिनेशन डिफाइन करता है, स्टेट के अंदर ही आ जाता है, तो 152 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इससे स्टेट की डेफिनेशन हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद 153 से लेके आर्टिकल 167, जैसे कि हमने यहाँ भी एग्जीक्यूटिव देखा था, यानी कि कार्यपालिका स्टेट में भी होती है। फिर उसके बाद विधायिका बोलते हैं पार्लियामेंट को, या फिर लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडी को विधायिका बोलते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, और इसे इसे क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं शायद, ठीक है, शायद क्या बोलते ही होंगे, तो कंफर्म है मुझे। तो 168 से लेके 212 तक जो भी है लॉ मेकिंग बॉडीज आ जाती हैं स्टेट में, किसी भी स्टेट को, भारत में 28 स्टेट्स है, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट ले लो, गोवा कोई भी ले लो, महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी स्टेट के लिए लॉ बनाने की पावर होती है। और वहीं पे जो हाई कोर्ट होता है, ये पूरे स्टेट में चेक करता है कि ये जो पावर्स जो बना रहे हैं लॉ, ये इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। सिंपल सा खेल है, ठीक है। सो वैसी जुडिशरी जो है 214 से 214 से 238 तक स्टेट्स की, ठीक है, जुडिशरी, हाई कोर्ट्स वगैरह, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज जो है, ये हमें पार्ट 8 में देखने के लिए मिलेगी गाइस, आर्टिकल इसमें मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। और जो पार्ट 7 था वो रिपील हो चुका है, तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सो फिर पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज, अभी भारत में जो है इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। पौंडीचेरी, माहे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी रिसेंटली उभर के आए हैं। फिर पंचायत की बात होती है पार्ट 9 में, फिर 9A में म्यूनसिपलिटीज़, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर उसके बाद पार्ट 10 में शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो गाइज क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, आई थिंक 32, 33, 34, 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो गाइज चलते हैं, इसे फिनिश करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है मुझे बताने में, प्रॉब्लम ये है अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी, तो पार्ट 2 इसका जल्दी लेके आएंगे, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हम वहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे, ठीक है गाइज, सैलिएंट फीचर्स, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 6:30 शायद, हाँ, सुबह के पहला दिन है साल का। तो गाइज आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं इस साल की। आप अच्छे अच्छे कार्य करें इसमें, ठीक है। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें अपने लाइफ में, अपने लक्ष्य को हासिल करें, यू मस्ट अचीव योर गोल, ठीक है।
सो यही है, यही कहूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से वही लाइन बोलना चाहूँगा, इट फर्दर मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज, जस्ट फॉर यू गाइज यार, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है, धड़ल्ले से। चलिए, बाय बाय।